नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचटी पीआरटी में 2024 वाला जो होगा आगे दिसंबर में, तो आपके एग्जामों के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की वीडियो में करने वाले हैं। सभी जहाँ यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपके जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाली हैं। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी ये हरियाणा में जो वैकेंसी निकली हुई थी जेएफटी वाली, कल इसका एग्ज़ाम भी था, तो इनकी जो आंसर की आ चुकी है। और अगर आपने आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और मान के चलो कि फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो आप जो अपनी आंसर की देख लीजिएगा और साथ में जो आपको अपना रिजल्ट भी पता लग जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। अब इनमें से नहीं गिना जा सकता है कौन सा? सामाजिक कौशल, अभिवृत्तीय मूल्य, सृजनात्मक कौशल या फिर पाठ्यचर्या विषय। तो कौन सा है जिसे गिना नहीं जा सकता? अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है सह विद्यालय या सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं आएगा पाठ्यचर्या विषय। तो विद्यालय जो इसके अंतर्गत विद्यार्थी के द्वारा कई प्रकार की गतिविधियां आ जाती हैं और इसके अंतर्गत कक्षा के शैक्षिक कार्यों का संचालन शामिल है, जिससे अध्ययन कार्य शामिल नहीं है। और इस प्रकार पाठ्यचर्या विषय को विद्यालय कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि सामाजिक कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्य, सृजनात्मक कौशल को विद्यार्थी के सह विद्यालय शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संज्ञान। अब इससे भी एक संबंधित नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष बोध है, चिंतन है, चलना है या संप्रत्य निर्धारण है। अब ये संज्ञान जो है इससे संबंधित नहीं है, कौन से वाला है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है चलना, तो इसी से इसका संबंध नहीं है। अब संज्ञान जो है, संज्ञान क्या है? क्योंकि जब आपको इसी के बारे में पता होगा तभी आप सही आंसर कर पाओगे। तो संज्ञान का अर्थ है समझ से या फिर ज्ञान से। वैसे नहीं याद रखता है, ऐसे आधा कर लो इसको, ज्ञान से, समझ या फिर ज्ञान से। शैक्षणिक प्रक्रिया में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। उस संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन पक्ष ये शामिल होंगे। और जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बतलाया है, और इससे पता भी लगता है कि दिए गए विकल्पों में प्रत्यक्ष बोध, चिंतन एवं संप्रत्य निर्धारण का संबंध संज्ञान से है, जबकि चलना संज्ञान से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्द जैसे कि बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। तो इस प्रकार का जो सीखना है उसे क्या कहा जाता है? संयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, सह संबंधात्मक सीखना या महाकोटि का सीखना। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो अगर इन शब्दों के द्वारा मांसाहारी एक नया शब्द सीखता है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4, तो महाकोटि का सीखना इसे कहा गया है। इसका आधार है कि विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर पर यह धारण करता है कि ये सभी पशु अन्य दूसरे जंतुओं का भक्षण करके जीवन यापन करते हैं, अर्थात ये मांस ही इनका भोजन है। तो इस आधार पर बालक एक नए शब्द मांसाहारी ये सीखता है, और विद्यार्थी के द्वारा ऐसे सीखने को महाकोटि सीखना कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है बालक की है समझ कि चाहे वह किसी अन्य लिंगधारी जैसे कि कपड़े, बालों को स्टाइल अपना ले तो भी उसका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की जो समझ है उसे कहा जाएगा लिंग पहचान, लिंग संगतता, लिंग स्थिरता या लिंग रूढ़िबद्धता। तो बालकों की यह समझ की चाहे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कि कपड़े, बालों का स्टाइल इन्हें भी अपना ले, लेकिन उसका जो लिंग है पहचान वो नहीं बदलेगा। तो इस समझ को क्या कहा जाता है? और इसको कहा गया है लिंग संगतता। और ये जो लिंग संगतता जो है इसका संबंध है अपने लिंग की समझ या पहचान से। ये एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इसे कोहलबर्ग के द्वारा विकसित किया गया है।
इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था का काल। 4 जो अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। अब ये बाल्यावस्था जो है यहाँ पर एक पूर्व भी होती है, एक उत्तर भी होती है। अब उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है ये कौन सा है, और इसके समय की बात करें तो जो 6 से 12 वाला है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो इसको वैसे तो सभी जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग माना है। तो जैसे प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था जो है यहाँ पर ये 206 वाली मान ली गई है, और इस अवस्था में बच्चों में अनुकरण करने एवं दोहराने की प्रवृत्ति का विकास होने लग जाता है। साथ ही बच्चों का सामाजिकरण भी शुरू हो जाता है। और 6 से 12 वाली जो यहाँ पर यह अवस्था है इसे कहा गया उत्तर बाल्यावस्था। और इस अवस्था में बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। और जो 12 से 19 वाली है इससे आगे की, उसको किशोरावस्था कहा जाता है। इसके बाद है विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है। तो इसे हम सतत, समग्र, दोनों, कोई सा भी नहीं। तो विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का जो आकलन है इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सतत मूल्यांकन या फिर समग्र मूल्यांकन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये जो ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर है इनका सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थिति की तंत्र के उदाहरण हैं? माइक्रो, मैक्रो, एक्सो या मीसो के। ये जो वैज्ञानिक है ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थिति तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये माने गए हैं मैक्रो तंत्र के। ये जो ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर जो है इनका परिस्थितिकी सिद्धांत लोगों के विकास पर सामाजिक वातावरण के प्रभाव के बारे में सबसे अधिक स्वीकृत स्पष्टीकरणों में से एक है। और इस सिद्धांत के तहत ये जो ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर जो है इनका कहना था कि हम जिस वातावरण में बढ़ते हैं वह वातावरण हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। ये जो ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर जो है इनका परिस्थितिकी सिद्धांत कई विषयों के अध्ययन के आधार के रूप में कार्य करता है। और इसे जो है 5 जो तंत्र हैं, 5 तंत्र इनमें ने बांटा गया था। सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये जैसे मैक्रो तंत्र है, इसमें ये जैसे रीति रिवाज हैं, आदर्श, नियम, नैतिक मूल्य एवं संस्कृति ये आ जाते हैं। फिर दूसरे नंबर का जैसे एक्सो तंत्र है, इसमें मॉस मीडिया, उद्योग, सामाजिक सेवा और पड़ोस ये आ जाते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो ये मीसो तंत्र है। यह एक्सो तंत्र एवं माइक्रो तंत्र के मध्य संबंध को दिखाता है, जैसे बच्चे व साथी के मध्य संबंध, परिवार एवं शिक्षक के मध्य संबंध। और उसके बाद आ जाता है माइक्रो तंत्र। माइक्रो तंत्र इसमें परिवार, साथी, स्वास्थ्य, सुविधा एवं विद्यालय ये आ जाते हैं। और एक 5वें नंबर का जो इसमें से नहीं दिया गया है तो ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत ये आपका 5वें नंबर वाला है। इसमें आयु, स्वास्थ्य, लिंग ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो यहाँ पर 5 जो वर्गीकरण है, तंत्र सिस्टम कह सकते हैं आप, इसमें इन्हें बांटा था मैक्रो, एक्सो, मीसो और ये माइक्रो और एक ये वाला व्यक्तिगत। नेक्स्ट आ जाता है NTI अभिप्रेरणा सूत्र के जो प्रवर्तक हैं, ये मैकडूगल है, हिलगार्ड है, ब्लेयर एम जोन्स है या फिर मैस्लो है। तो NTI अभिप्रेरणा सूत्र के जो प्रवर्तक हैं, तो इसके जो है यहाँ पर जो ये ऑप्शन 2 में आए हैं कौन? हिलगार्ड। तो इन्हें माना गया है। अभिप्रेरणा क्या है पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। अभिप्रेरणा वास्तव में एक मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है और इससे किसी क्रिया को करने की प्रेरणा मिलती है और यह साहस तक पहुँचने का एक मार्ग है। अभिप्रेरणा पर शारीरिक, मानसिक, बाह्य व आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें मुख्यतः सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, हल का अंतर्नोद का सिद्धांत और कर्ट लेविन का अधिगम का सिद्धांत ये आ जाता है।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जिन पियाजे के द्वारा प्रदत्त मूर्त से क्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दिखाता है। तो जैसे कि हमने अभी बात ही की थी, जिन पियाजे जो है 4 अवस्थाएं बतलाई थी। तो ये जो मूर्त से क्रियात्मक अवस्था है कौन सी है? बच्चे में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना, बालक अपने प्रवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है, या तार्किक विचारों को विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। तो ये जो मूर्त से क्रियात्मक अवस्था जो है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहले इंद्रजनित गामक अवस्था थी, फिर दूसरी पूर्व, तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त या औपचारिक अवस्था। तो जिन पियाजे जो है ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, और जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था, जैसे कि अभी हमने बात ही की है। तो ये जो मूर्त से क्रियात्मक अवस्था जो है, इसके अंतर्गत बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने और वर्गीकरण करने में क्षमता विकसित हो जाती है, और साथ ही बालक अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन 3 वाला इसका बनेगा कि बालक अपने प्रवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है। और अगर यहाँ पर जैसे मूर्त से क्रियात्मक अवस्था ही है तो बात भी कर लेते हैं इसकी। तो मूर्त से क्रियात्मक अवस्था जो है, सबसे पहले अगर हम अवस्था को देखें, जैसे कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो थी, ये थी जन्म से 2 वर्ष की। इसके बाद जो दूसरे नंबर की जो थी पूर्व से क्रियात्मक अवस्था, फिर ये थी 2 से 7 साल की। तीसरी जो मूर्त जिसकी अभी यहाँ पर बात हुई है, तो ये जो है 7 से 11 वर्ष की थी। और जो सबसे लास्ट की है अमूर्त या औपचारिक अवस्था, फिर ये जो है इससे आगे की जो अवस्था है ये आ जाती है 11 से आगे। तो इस प्रकार से जो इनको बांटा गया था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। प्रारंभिक विद्यालयायु, स्फूर्ति अवस्था, गिरोह से पहले की आयु या गिरोह आयु, दल आयु। तो बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं में यहाँ पर पूछा गया है, नहीं है कौन सा, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला है। तो गिरोह से पहले की आयु से माना गया है, जबकि प्रारंभिक विद्यालय आयु, सुफूर्ति अवस्था, गिरोह आयु बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। गिरोह से पहले की आयु मुख्यतः शैशव अवस्था के अंतर्गत आती है, और यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है, जिसमें बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास बहुत तेजी से होगा, और साथ ही बालकों में प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लग जाती है। और इस अवस्था में बालक का संवेगात्मक विकास भी हो जाता है, और उसके सीखने की क्षमता भी तीव्र हो जाती है। तो शैशव अवस्था के दौरान बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। तो बाल्यकाल का एक अन्य नाम नहीं है गिरोह से पहले की आयु। नेक्स्ट आ जाता है, समज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है? जिन पियाजे, जैस्परूनर, लेव वाइगोत्स्की या कोलबर्ग ने। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 2 वाला, तो यह है लेव वाइगोत्स्की। तो इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षण के निर्देश अनुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्होंने पहले उन्हें अपनी कक्षा में देखा है। नेक्स्ट आ जाता है, थ्रस्टन के द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्राथमिक मानसिक क्षमता, सार्वभौमिक मानसिक क्षमता, तटस्थ मानसिक क्षमता या उच्च मानसिक क्षमता। तो थ्रस्टन के द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आई है तो ये थी प्राथमिक मानसिक क्षमता है। थ्रस्टन ने बुद्धि के संबंध में बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कई बार आ जाता है कि इनका कौन सा सिद्धांत है, तो ये है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। और ये जो बहुआयामी बुद्धि का जो मतलब जो है यहाँ पर कि एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास, कहने का मतलब है कि उसमें सामाजिक समझ भी होगी, राजनीतिक भी होगी, समस्या समाधान से संबंधित समझ होगी, नेतृत्व का गुण होगा। केली तथा थ्रस्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होती है, और थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि निम्न प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होती है।
जिसमें प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तर्क योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, समस्या समाधान संबंधी योग्यता ये शामिल है। इसके बाद आ जाता है इनमें से रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, साहचर्य या औचित्य स्थापन। तो रक्षात्मक युक्ति नहीं है जो ऑप्शन 4 में ही है। कौन सी? साहचर्य। इसके बाद है इनमें से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं है? उद्यमी समर्थता, आत्म अभिप्रेरणा, अनुभूति या संबंधों को संचालित करना। तो संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं है जो ऑप्शन 1 में ही है, उद्यमी समर्थता। ये जो संवेगात्मक बुद्धि जो है ये स्वयं की और दूसरों की भावनाओं या फिर संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की एक योग्यता है। तो इस प्रकार संवेगात्मक भावना दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता, अलग अलग भावनाओं के बीच भेदभाव करने और उन्हें समझने में योगदान करती है। डेनियल गोलमैन की पुस्तक है भावनात्मक बुद्धि ने इस शब्द को सारे विश्व में प्रचलित कर दिया और इस सिद्धांत के बाद यह स्वीकार किया जाने लगा कि एक अच्छी बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति अच्छी सफलता तो पा सकता है, परंतु उच्च परिस्थिति एवं पद की प्राप्ति हेतु उसमें भावनात्मक समझ का होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आत्म अभिप्रेरणा, पर अनुभूति एवं संबंधों को संचालित करने को शामिल किया जाता है। इसके बाद है अच्छे समायोजन की विशेषता है, सहनशीलता, संवेगात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास में कमी या अनियमित दिनचर्या। तो अच्छे समायोजन की विशेषता है कौन सी? जो ऑप्शन 1 में आई है, सहनशीलता। इसके बाद है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गाल्टन, कैटल, पेस्टोलॉजी या विलियम जो वुंट है। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किन के द्वारा की गई है? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है। तो कौन है? विलियम वुंट। तो ये जो इनका पूरा नाम जो है ये था विल्हेम मैक्समिलियन वुंट, ये था इनका पूरा नाम, विल्हेम मैक्समिलियन वुंट ये इनका नाम था। जर्मन के चिकित्सक थे, दार्शनिक और प्राध्यापक थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा था। वुंट ही प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं और इन्होंने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रयोगशाला स्थापित की थी और इसके बाद मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माने जाने लगा था। नेक्स्ट आ जाता है नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना, आत्मसात्करण, संतुलनीकरण, समाविष्टीकरण या संगठन क्या कहा जाता है? तो जो ऑप्शन 1 में है आत्मसात्करण इसे कहा जाएगा। इसके बाद अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करें, अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करें, अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाएं, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करें। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला कि वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करें। नेक्स्ट आ जाता है बाल अपराध का एक कारण इनमें नहीं है, शारीरिक दोष, असफलता, गरीबी या उचित घरेलू वातावरण। तो बाल अपराध का एक कारण नहीं है कौन सा? उचित घरेलू वातावरण का होना। इसके बाद है बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन में पाया जाता है। तो कौन सी बुद्धि होती है? शरीर गति की, तार्किक, स्थानिक या संगीत। तो जो नर्तकी में, एथलीट में या फिर कोई सर्जन है इनमें होती है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शरीर गति की बुद्धि। ये जो स्पीयरमैन जो है इनके द्वारा बुद्धि के द्विकारक जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया था और जिसमें इसके तहत प्रथम मानसिक योग्यता एवं द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता थी। अगला क्वेश्चन है दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना ये किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदी, पूर्व मूर्ति या औपचारिक। ये थी जो जिन पियाजे ने 4 जो अवस्थाएं बतलाई थी, पहली, दूसरे नंबर की, तीसरी और चौथी। एक बार जो एग्जाम में इनका जो क्रम भी है पूछा गया था। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 वाला ही रहेगा। तो ये संवेदीगामक अवस्था है और ये सबसे पहले नंबर की है 0 से 2 साल वाली। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा अभिप्रेरणा का एक घटक नहीं है? आवश्यकता या अंतर्नोद, रटने की स्मृति या प्रोत्साहन। तो अभिप्रेरणा का एक घटक नहीं है कौन सा? यहाँ पर आप समझ गए होंगे, रटना।
नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा किशोर अवस्था का एक अन्य नाम नहीं है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यावस्था, संघर्ष तनाव विरोध की अवस्था, स्फूर्ति अवस्था। किशोर अवस्था का एक नाम नहीं है। कौन से वाला? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है, स्फूर्ति की अवस्था। तो 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था है इसको कहा गया किशोर अवस्था, और ये वो ऐसा समय है जब बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवस्था में किशोर दो चिंता एवं स्वयं से संबंधित स्वरों का मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी भावनाओं का विकास इस आयु में होने लग जाता है। और इस आयु को मनोवैज्ञानिकों ने कई नाम जा दिए थे, परंतु स्फूर्ति अवस्था यह किशोर अवस्था का नाम नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। आर्मी बीटा, शिकागो, आर्मी अल्फा या रिवेंज प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, जो ऑप्शन 2 में आया है, आर्मी अल्फा परीक्षण। ये जो आर्मी अल्फा परीक्षण जो है इसका जो प्रयोग है, ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 वाला, तो इसके दौरान पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग के सैनिकों के चयनित किया गया था, और ये एक शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इसके बाद है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंड अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत, पश्च परंपरागत या गैर परंपरागत स्तर। तो ये जो कोलबर्ग जैन की थी नैतिक विकास की सिद्धांत कह सकते हैं, और जो इन्होंने माना था ये, तो इसमें जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में है, तो ये माना गया था नैतिकता का परंपरागत स्तर। तो नैतिक विकास क्या है? एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंड या नियमों के अनुरूप आंकता है। मनोवैज्ञानिकों कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के परंपरागत स्तर की अवस्था ये कहलाती है। इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है, और इसके 2 चरण थे, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, और दूसरा था अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करेगा। रटकर, अभिग्रहण, अर्थपूर्ण या अन्वेषण। तो अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या फिर नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो इसे कहा जाएगा अन्वेषण, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास या आत्म केंद्रित व्यवहार। जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, तो कौन सी है ये? आत्म केंद्रित व्यवहार। इसके बाद आ जाता है मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार होता है 20 से 25, 25 से 36, 20 से नीचे का है 36 से 51 का। तो मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर होता है, और ये होता है जो ऑप्शन 1 में दिया गया है 20 से 25 वाला। बुद्धि लब्धि जो कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 के द्वारा। और ये जो मनोवैज्ञानिक जो थे टर्मन, इन्होंने जो है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की जो विधि बताई थी, तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 के द्वारा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व संयोजन की प्रत्यक्ष विधि, शोधन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या बाधा निराकरण है। तो व्यक्तित्व संयोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण वाली। और व्यक्तित्व संयोजन की 2 विधि अब बुलाई गई है, जिसमें प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि ये आ जाती है। प्रत्यक्ष विधि जो है इसके अंतर्गत बाधा निराकरण, अन्य मार्ग की खोज, उद्देश्य परिवर्तन एवं विश्लेषण ये आ जाते हैं। जबकि जो अप्रत्यक्ष है इसमें जो है ये शोधन, प्रत्यागमन, प्रक्षेपण, दमन एवं युक्तिका ये आ जाते हैं। इसके बाद है कौन सा इनमें से टेलर के द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? भावबोधक, अभिनव, उत्पादक या आविष्कारी। तो टेलर के द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है, जो ये ऑप्शन 3 में है, अभिनव सृजनात्मक। ये जो टेलर जो थे इन्होंने
सृजनात्मक जो स्तर है सिद्धांत में, इसके संबंध में 5 जो स्तर हैं इनका प्रतिपादन किया था। इसमें प्रथम स्तर अभिव्यक्त रचनात्मक स्तर, और जबकि कलात्मक रचनात्मक स्तर दूसरा स्तर था। तीसरा जो है ये आविष्कारशील रचनात्मक सिद्धांत था, और चौथा जो है ये अभिनव रचनात्मक स्तर था, और जो पांचवा है ये था कल्पनात्मक रचनात्मक स्तर। तो इस प्रकार से सृजनात्मक स्तर का जो चतुर्थ जो स्तर है यहाँ पर ये अभिनव सृजनात्मक था। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये थे। और फिर इसके बाद हमारे जो यहाँ पर हिंदी जो ग्रामर है इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। कर्मवाचक विशेषण का 2, 3, 4, दोगुना, दुगुना, चौगुना कौन से वाला है कर्म का। और इसमें देखें तो जो ये ऑप्शन डी में है दूसरा, यही जो इसमें माना गया है। तो जो विशेषण विशेष्य के कर्म स्थान को दिखाता है, जो विशेषण विशेष्य के कर्म स्थान को दर्शाता है कर्मवाचक विशेषण कहलाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये है। इसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है। जहरीला, उत्तरी, कोमल या बड़ा, स्पर्श बोधक विशेषण है, जो ये ऑप्शन बी में आया है कौन सा, कोमल। इसके बाद है इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। विधेय विशेषण का उदाहरण, मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैराग्यों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, या सभी। तो विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, जो ऑप्शन बी में आया है ये सभी। इसके बाद क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। दशाबोधक, स्वादबोधक, गुण या कालबोधक। क्षणभंगुर, तो इसको जो है ऑप्शन सी रहेगा हमारा, तो कालबोधक जो है यहाँ पर इसे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। आज मुझे बहुत काम है, तो इसमें बहुत जो है ये किस कौन सा है, परिमाण है, संख्या है, गुण है, ये सर्वनामिक है। इसमें देखें तो ऑप्शन है ये वाला, तो ये परिमाण है। जैसे बहुत, कम, थोड़ा, ये वाले जो होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। इस वाक्य में जो 2 है ये परिमाणवाचक है, गुण, संख्या, ये सर्वनामिक क्या है। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, तो यहाँ पर जो इसमें आया है क्या संख्या के बारे में हमें बतला रहा है, तो संख्यावाचक जो है इसका उदाहरण है। तो जिससे हमें वस्तु की संख्या का बोध होगा, तो संख्यावाचक आ जाएगा। इसके बाद है बुढ़ापे ने उनका शरीर बना दिया है, तो ये जो है यहाँ पर क्या आएगा, अविचल, जर्जर, निर्भर या शांत। तो कौन सा विशेषण सबसे अधिक सही रहेगा इसके लिए, तो इसके लिए जो सही रहेगा जो ऑप्शन सी में है जर्जर। मतलब क्या है इसका, जीर्ण कह देते हैं, जीर्ण शीर्ण, टूटा फूटा। नेक्स्ट आ जाता है अष्टादश पुराण है। पुराण की संख्या कितनी, 18। 18 ही महाभारत में पर्व है, ये आप याद रखिएगा। 18 ही उपपुराण है। तो यहाँ पर तो सिर्फ वैसे क्वेश्चन है, वैसे भी आ जाए, महाभारत में 18 पर्व हैं और 18 पुराण हैं, 18 ही उपपुराण होते हैं। तो ये जो अष्टादश जो है ये कौन सा प्रकार का विशेषण का उदाहरण है, संख्या, सर्वनामिक, परिमाण या गुण का। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो संख्या विशेषण जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है पहली पुस्तक वापस करो में जो पहली जो है ये क्या है, गणना है, क्रम है, आवृत्ति है या गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है इनमें से, तो इसका जो माना गया है क्रमवाचक, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है उर्वशी अत्यंत सुंदर है। अब कौन सा शब्द प्रविशेषण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अत्यंत सुंदर या उर्वशी, तो प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाएंगे। अब विशेषण की विशेषता कौन सा बतला रहा है इसमें, ऑप्शन सी वाला अत्यंत। विशेषता तो सुंदर है और सुंदर की विशेषता अत्यंत, तो यही जो यहाँ पर इसमें माना गया है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण हम कहेंगे।
इसके बाद है श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। अब इस वाक्य में जो सु है ये क्या है, एक सर्वनामिक है, गुण, परिमाण या संख्या, क्या चीज़ है सु ये? तो इसका जो मतलब है यहाँ पर ये गुणों से लिया गया है, मतलब अच्छा वर मिला है, तो गुणों की बात है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था, गंध, स्थिति आदि का बोध कराए तो उन्हें हम गुणवाचक कहेंगे। इसके बाद है अतिरंजन शब्द है, इसमें बताना है विशेषण। अतिरंजित, रंजनी, रंजित, याति, रंजित। अब इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है अतिरंजित। कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अधिकारी, अंतर, अज्ञेय या आंतरिक। विशेषण का उदाहरण नहीं है, कौन सा? ऑप्शन सी वाला, अर्थात अंतर। इसके बाद आ जाता है अर्चना अत्यंत सुंदर है। कौन सा विशेषण है यहाँ पर? वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना, अत्यंत है या फिर सुंदर? तो जो अब विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे। और अब कौन सी विशेषता बतला रहा है यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, सुंदर होना, क्योंकि अर्चना क्या है? सुंदर है। तो जैसे कि आपने उसमें अत्यंत पढ़ा, वो प्रविशेषण था, तो सुंदर विशेषण है, यही से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो ये जो यहाँ पर अंडरलाइन वाला है ये कौन से प्रकार में आएगा? गुण में आएगा, प्रविशेषण में, परिमाण में या सर्वनामिक में? अब कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब इसमें भी अगर देखें तो कौन सा है? तो प्रविशेषण का उदाहरण है, लाल तो जैसे विशेषता है, लेकिन इसकी भी विशेषता कौन सी है? सिंदूरी कलर का होना, तो यही इसकी विशेषता है। तो जो शब्द किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराएंगे, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाएं तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। जैसे कृष्ण बहुत अच्छा लड़का है, इसी प्रकार से जैसे ये सिंदूरी है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। इसमें भी विशेषण बतलाना है। गुण है, संख्या है, परिमाण या सर्वनामिक, कौन सा है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तो परिमाण के बारे में बतला रहा है। तो जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल का बोध कराएंगे तो हो गए परिमाण बोधक विशेषण। जैसे शेर भर दूध हो गया और तोला भर सोना हो गया, सावधान हो गया, तो जो परिमाण के बारे में बतलाएंगे, माप तोल के बारे में। इसके बाद है कोई शब्द, ये विशेषण का बोध होगा, परिमाण का, सर्वनामिक, मूल या उत्तरावस्था का, कोई। तो इसको अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी में है, तो सर्वनामिक विशेषण जो उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संख्या से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषण की तरह विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। जैसे कोई बालक, मेरी पुस्तक आदि, किसी का मकान, वह लड़की। नेक्स्ट आ जाता है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो विशेषण का भेद है सर्वनामिक, निश्चित संख्या या गुण का। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो किसका उदाहरण है? तो ये उस जो है यहाँ पर ये सर्वनामिक का उदाहरण है। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ये सर्वनामिक का उदाहरण है जो विशेषण का भेद है। इसके बाद है किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष, विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बतलाया जाता है? मूलावस्था में, उत्तर में, चापलूसी में या फिर सर्वनामिक में? तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, उत्तर अवस्था में। ये जो अवस्था है इसमें दो व्यक्ति और वस्तु के गुण दोष की तुलना कर एक दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बतलाया जाता है। इसके बाद जाता है इनमें से संख्यावाचक विशेषण है। कुछ, गरीब, कैसा या सफेद, कौन सा है संख्या? जो ऑप्शन ए में आई है, कुछ। नेक्स्ट आ जाता है यह गुण अच्छा है। अब ये जो यह है ये गुण है, सर्वनामिक है, संख्या या प्रविशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? तो शुरू में है सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि अच्छा तो विशेषता है जैसे, तो यह सर्वनामिक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा,
तो क्वेश्चन है यहाँ पर पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक संख्या परिमाणीय सर्वनामिक विशेषण पर्वतीय है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा हमारा ए वाला, तो गुणवाचक विशेषण जो उसका उदाहरण यहाँ पर ये बतलाया गया है। इसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा को चमकीला यह लिखना विशेषण। अब विशेषण कौन सा है? चमकीला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण उन्हें कहते हैं। विशेषण की बतलाएंगे प्रविशेषण। इसके बाद है गिलास में थोड़ा दूध है। ये जो थोड़ा है यहाँ पर ये परिमाण, संकेत, संख्या या गुण है, क्या है? तो इसको जो यहाँ पर माना गया है परिमाण। तो ऐसे शब्द जो हमें किसी नापतोल या मात्रा के बारे में बतलाएंगे तो वे परिमाण वाचक होंगे। इसके बाद है इनमें से विशेषण है लड़कपन, कठोरता, उचित या घबराहट। विशेषण कौन सा है यहाँ पर? तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो ये जो उचित शब्द है तो यही जो यहाँ पर विशेषण है। तो और अन्य कौन से हैं? लड़कपन, कठोरता, घबराहट, तो ये आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को बताइए। विशेषण है मजहब, पीड़ा, नैतिक या ज्ञान। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला बनेगा इसमें। तो नैतिक जो यहाँ पर ये माना गया है। नैतिक मतलब क्या है इसका? तो नैतिक का मतलब जो है नीति संबंधी से है, नीति संबंधी। इसके बाद यहाँ पर अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो ये अत्यंत क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, सविशेषण या विशेषण विशेषण क्या है? तो इसमें भी देखें तो जैसे पहले भी ऐसे ही आया था एक, तो सुंदर विशेषण है और इसकी जो विशेषता बतला रहा है अत्यंत, तो ये प्रविशेषण है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो जो उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।